नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे शिव प्रसाद जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी दादी माँ, जो कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में लगी हुई है और अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में भी लगी हुई है। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय शिव प्रसाद सिंह का। तो आइए चलते हैं शिव प्रसाद सिंह के परिचय पर। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे प्रायः अपने बाबा के जमींदारी वैभव की चर्चा किया करते थे। शिव प्रसाद सिंह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। शिव प्रसाद सिंह एक विद्वान साहित्यकार थे, जिनकी बौद्धिकता, तार्किकता और विलक्षण प्रतिभा संपन्नता ने प्रारंभ से हिंदी साहित्य को आंदोलित किया। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने हिंदी की उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना जैसी लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। आपने 1949 में उदय प्रताप कॉलेज से इंटरमीडिएट कर 1951 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और 1953 में हिंदी में प्रथम श्रेणी में एमए उत्तीर्ण किया। स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने एमए में कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा पर जो लघु शोध प्रस्तुत किया, उसकी प्रशंसा स्वयं राहुल शंकरत्यान और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी की। वे हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। आपकी प्रमुख कहानियों में दादी माँ, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नन्हू, एक यात्रा, सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय आदि कहानियाँ तथा अलग अलग वैतरणी और गली आगे मुड़ती है जैसे प्रसिद्ध उपन्यास हैं। शिव प्रसाद सिंह उन बिरले लेखकों में से हैं जो किसी विषय विशेष पर कलम उठाने से पूर्व विषय से संबंधित तमाम तैयारी पूरी करके ही लिखना प्रारंभ करते हैं। नीला चांद, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है तथा सैलूस इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। आपको 1990 में नीला चांद उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अंतिम समय में आपको अत्यंत कष्ट था। आपकी किडनियां खराब, आपकी पुत्री मंजू श्री की मृत्यु ने आपको तोड़ कर रख दिया। आपने उसके इलाज में बहुत ही प्रयत्न किए और स्वयं भी बीमार रहने लगे और अंतिम समय में आपने बनारस में 28 सितंबर 2008 को सुबह 4 बजे अपनी जीवन लीला समाप्त की। तो ऐसे महान साहित्यकार की प्रमुख कहानी है दादी माँ। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी पर। ग्रामीण परिवेश से परिपूर्ण कहानी दादी माँ। कमजोरी ही है पर अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात, बसंत देखने के बाद भी मेरे मन में सदा नहीं तो प्रायः अनमनापन आ जाता। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाले कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बाहर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेराऊ और वन ब्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गए हैं। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई और गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता। मैं भीतर हुड़क रहा था। 1-2 दिन ही कूद सका था। नहा धो कर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन उस समय ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरे पर सदा टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सिर, हाथ और पेट छुए। बहुत ही धीरे से बुदबुदा कर कुछ बोली। शायद किसी देवी देवता को
जान के बदले जान देने की मिन्नत कर रही हूँ। फिर आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाल दी, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर से कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। नई हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ ने गंवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद किए थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां से भी जाकर वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर नज़र टोना, भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान वे विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गुल और धूप, टोना टटका आदि सफाई कोई उनसे सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म होता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे वे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से मुंह से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने को जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनों आती, हुक्का चढ़ता, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, पर कारज परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी हैं। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी थी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लूंगी आज के कल करने, अब लगी आज के कल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन दूंगी। रामी चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, पैर न छू, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैं इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से बोला। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने बेवल होकर कहा, ऋण हो गई बेटा, बेटी की शादी तो ऋण ही है। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए जग हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए दे कर डांटे ना तो भी क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के दृश्य दिखाए जाते। सभी पार्थ औरतें ही करती। मैं बीमार होने के कारण बारात ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़का और ब्रह्मा एक सा मन का होता है। शादी हुई होती तो 1-2 साल में लड़का हुआ होता, अभी बच्चे बने हैं। देबू की माँ बोली। वे बड़ी शरारती और चुहलबाज थी। रिश्ते में हम लोगों की बड़ी भाभी लगती थी। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कह दूं, जोर से हंस दूं, भेद खुल जाएगा तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर बड़ी भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भाड़ा फोड़ हो गया। यह न लो, देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है,
यह तो बने यही औरत, इन्हीं को बच्चा पैदा हो, खूब सी करे, मैं तो नहीं बनती। वहाँ से हंसता हुआ भागा। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार के अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभय दान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक बात वह आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादाजी की मृत्यु से वे बहुत ही उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टिया मालूम होता। दादा ने स्वयं उन्हें धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर आप पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितनों के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोते क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों की सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी नहीं रही? तो इस तरह आपने सुनी शिव प्रसाद सिंह जी की लिखी एक प्रसिद्ध कहानी दादी माँ। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हुई होगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, हमारे चैनल में यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का भी वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी सुने और लाभ प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।